इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानियों में घिर जाता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेता है, लेकिन उसी एक गलत कदम की वजह से उसका घर परिवार पूरा तहस महस हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, बल्कि वह सोचने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। आज की घटना में जो हुआ, इस घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस घटना की आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना मैं सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक दबा दीजिए, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सागर ज़िला। उसी के करीब बहरौल थाना पड़ता है, उसी के करीब पिंड गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 12 जनवरी 2024 का दिन होता है। वही सुबह सुबह का टाइम होता है, तो पिंड गांव के जो लोग होते हैं सुबह सुबह अपने गांव के बाहर उस समय जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शौच का काम होता है। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो साइड में एक बाग होता है, उसी बाग के साइड में एक तालाब होता है। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है, वह तालाब में पानी देखने के लिए पहुंच जाता है। काफ़ी सारे जलकुंभी होते हैं और जलकुंभी को हटाता है तो वहीं पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। वह व्यक्ति तुरंत ही चीख पड़ता है। चीखते हुए अवस्था में अपने गांव की तरफ दौड़ लगाता है। गांव के लोगों को खबर लग जाती है, काफ़ी लोगों को खबर लगती है। सभी लोगों में अफरा तफरा मच जाती है। मचने के बाद सभी लोग उसी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। देखते हैं काफ़ी लोग अचंभा सा रह जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के एसएचओ जैसी खबर पाते हैं, तुरंत बीडी वहाँ से तुरंत अपने टीम को लेते हैं। लेने के बाद उसी पिंड गांव में पहुंचते हैं। देखते हैं गांव के साइड में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, और भीड़ ज़्यादा तालाब के पास होता है। एसएचओ पहुंचते हैं, कुछ कांस्टेबल भी होते हैं, साथ में थाना प्रभारी होते हैं। सभी लोग भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद उस तालाब के करीब जाते हैं। देखते हैं कि साइड में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र 29 साल के आसपास है। वहाँ लोग खड़े होकर काफ़ी तरह के बातें करते हैं। पुलिस जो होती है अब उस डेड बॉडी को बाहर निकलवाती है। देखती हुआ डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। वहाँ के व्यक्ति जो तुरंत ही देखते हैं, देखने के बाद पहचान भी कर लेते हैं। कहने लगे, साहब या तो हमारे गांव का ही रहने वाला है, तुलसी राम, जिसकी उम्र यही 29 साल है। जैसे वहाँ के लोग पहचान करते हैं, पहचान करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है, 2 सिपाही तुलसी राम के घर भिजवा देते हैं। दोनों सिपाही तुलसी राम के घर जाते हैं, तो वहाँ से उनके परिवार वालों को अपने साथ ले आते हैं। उनके परिवार में उनके जो माँ होती है, जैसे तुलसी राम को देखती तो वहीं पर दहाड़े मारकर तेज तेज से चीखना शुरू कर देती है। काफ़ी लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। काफ़ी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर तुलसी शाम को तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने गांव में जी रहा होता है, लेकिन आज सुबह इसके साथ क्या हो गया। वहाँ एसएचओ भी अब घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करते हैं। देखते उसके गले पर काफ़ी तेज़दार हथियार चलाए जाने का वार पड़ा होता है, और साथ में शरीर पर भी घाव के वार होते हैं। यानी कि इसी की वजह से उस व्यक्ति की घटनास्थल पर लग रहा है कहीं मौत हो गई है। पुलिस जो होती है डेड बॉडी की अच्छे से पंचनामा करती है। वहाँ जितने भी खड़े लोग हैं सबसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। सबसे पूछताछ करने को पुलिस की टीम इधर अब तुलसी राम के बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा देती है। इधर तुलसी राम की जो माँ होती है, पुलिस उनको अपने साथ लेती है। अपने साथ लेने के बाद बहरौल पुलिस थाने ले आती है। उनसे कुछ पूछताछ करती है। जब पूछताछ किया जाता है तो उन्हीं की तहरीर पर नामजद हत्या का विरोधी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की टीम अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए टीमों का गठन करती है, ताकि जल्द जल्द तुलसी राम के हत्यारे के बारे में पता चल जाए। पुलिस इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी सागर के एसएचओ को दे देते हैं। वहाँ की खबर लगती है तो वहाँ की जो टीम होती है तुरंत ही इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेती है, और इस केस को छानबीन करने के लिए लग जाती है कि आखिर एक व्यक्ति हंसता खेलता ज़िंदगी इस तरह तबाह कैसे हो सकता है। अब पुलिस की टीम जब खबरियों को इकट्ठा करती हैं, कुछ टीमों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो खबरी जो होते हैं गांव में जाते हैं, मुखबिर गांव में लग जाते हैं। सागर के बारे में अता पता करना शुरू कर देते हैं कि सागर आखिर में कैसा आदमी था, उसका चाल स्वभाव कैसा था।
वहाँ लोगों से काफ़ी पूछताछ करते हैं और जब पूछताछ करते हैं तो उसी पिंड गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है निहौर, जो निहौर पुलिस के सामने आता है। पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस से कहने लग जाता कि साहब तुलसी राम का जो होता है हमारे ही एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है और वह कोई और नहीं होता है, वह होता है इसका ही अपना दोस्त होता है पुन्नू लाल। पुन्नू लाल इसके इतने करीब था कि दोनों का हाथ बिहारी और दोनों की दोस्ती जो होते हैं गाँव में काफ़ी चर्चे पे थे। लेकिन पुन्नू लाल के घर जो होता है तुलसी राम का काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन कहा भी जाता है कि उसके परिवार में उसकी जो पत्नी है, एक है सरिता जिसकी उम्र है 28 साल और पुन्नू लाल की उम्र है 30 साल। सरिता जो होती है इधर तुलसी राम के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, जिसकी वजह से इनके घर परिवार में काफ़ी झगड़े तकरार होते थे। लेकिन झगड़े तकरार यही कारण है, लेकिन हमें क्लियर नहीं पता है। और पुलिस जैसे ही इतना पता पाती उसे अब व्यक्ति के द्वारा पुलिस की टीम इसकी सूचना आकर वहां के सच्चे सेवन राज पेलन को देती है। अब सेवन राज पेलन जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही इनको यह मामला काफ़ी संज्ञान रखता है। ऐसी में पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले अब जाती है सविता उर्फ सरिता आदिवासी का मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगा देती है और साथ में उसका मोबाइल नंबर जो होता है CDR डिटेल देखा जाता है। और जब सविता का मोबाइल नंबर देखा जाता है तो उसी मोबाइल नंबर में एक चौंकाने वाला नंबर निकल के आता है, जो घटना वाली रात यानी कि वही 12 जनवरी 2024 को रात के वक्त वह नंबर यूज़ हुआ था। पुलिस को बस जैसे इतना पता लगता तो उस नंबर का जो था पूरा लगभग 4 महीने का डिटेल देखने लगती है। और जब सरिता का मोबाइल नंबर का पूरा डिटेल निकल के आता है तो पता लगता है सरिता का तो तुलसी के नंबर पर बार बार बात होता था। पुलिस का यकीन जो था पूरी तरह से अब शंका में बदल जाता है कि हो ना हो इसमें सरिता का हाथ है। लेकिन पुलिस जब सरिता के मोबाइल नंबर का 3 दिन का डिटेल पूरी ध्यान से देखती तो उसी नंबर में जो होता है सरिता के एक अपना भाई करीबी होता है हल्के आदिवासी का नंबर निकल के आता है। तो पुलिस का जो शंका हल्के आदिवासी पर टिक जाता है। सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती जाती है इधर सरिता को उसके घर से दबिश मानने के लिए। पता लगता है सरिता अपने घर से तो फरार चल रही है। पुलिस की टीम उसकी खोजबीन करती है, लेकिन सरिता का कहीं अता पता नहीं चलता। ऐसे खोजबीन करते करते लगभग 12 घंटे वक्त बीत जाता है। सुबह का टाइम हो जाता तभी खबरें जो होते पुलिस के सामने आते हैं, कहने लग जाते कि साहब सरिता जो होती है उसके पास एक झोपड़ी है जो खेतों में बना हुआ, उसी झोपड़ी में सरिता मौके पर देखी गई है। वहाँ के सच्चों खबर पाते तुरंत ही कुछ सिपाही भेज देते हैं, चोरी छुपे सादे पोशाक में जाने के बाद उसी झोपड़ी को घेर लेते। उसी झोपड़ी में सरिता को अपने कस्टडी में लिया जाता है। और जब सरिता को पुलिस थाने ले जाते हैं तो सरिता पुलिस के सामने तुरंत ही अपने भाई हल्के आदिवासी का नाम ले लेते हैं। पुलिस की टीम बिना देर किए उसके भाई हल्के आदिवासी को कस्टडी में लेती है। हल्के आदिवासी थाने आता है और जैसे अपनी बहन सरिता को देखता थर थर काँपना शुरू कर देता है। इधर सरिता जो होती है तुलसी राम की हत्या का जुल्म कबूल करते हुए अपने भाई का भी नाम में शामिल कर लेती है। दोनों जब इस हत्या में शामिल होते हैं, पुलिस जब इनसे पूछताछ शुरू कर देती है, पुलिस के सामने जो सच्चाई निकाल के लाते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन में नहीं होता है। असल में से मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सागर जिला, उसी का गांव पड़ता है पिंड गाँव। उसी गांव का रहने वाले होते हैं पुन्नू लाल। पुन्नू लाल की अपनी पत्नी होती है सरिता जो थी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी। सरिता की शादी लगभग आज से ठीक 5 साल पहले हुआ था। सरिता अपने पति इधर पुन्नू लाल के आके साथ रहना शुरू कर देती है। जब आती है तो अपने घर में अपनी जो रोशनी की बदौलत अपने घर में उजाला भी ला देती है। इधर जो होता है पुन्नू लाल अपनी पत्नी सरिता का काफ़ी इज्जत भी करता था, काफ़ी मान सम्मान भी रखता था, क्योंकि उसकी खूबसूरती के जो चर्चे होते हैं पूरे गाँव में औरतों के द्वारा उसके कान में पहुँच जाते थे। पुन्नू लाल अपनी पत्नी से काफ़ी खुश रहता था, लेकिन इधर समय बीतना शुरू हो जाता है। जब समय बीतना शुरू हो जाता है तो पुन्नू लाल सोचने लगता है क्यों ना चलकर हमें कहीं अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए कहीं जुगाड़ किया जाए या कहीं जाकर धंधा किया जाए। और उसी फिराक में पुन्नू लाल लगा रहता है। तभी उसी के करीब एक और गांव पड़ता है। उसी गांव में जाकर एक किसान होते हैं अग्रवाल का खेत जो होता है उस समय पुन्नू लाल जाकर 10 बीघा बटाई पर ले लेता है और खेती करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके घर परिवार में काफ़ी ठीक ठाक पैसे आने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है तो इसे भी पुन्नू लाल का एक बेटा होता है। लगभग जैसे 3 साल का वक्त बीतता है तो जब बेटा हो जाता है तो ज़िंदगी इधर और खुशियों में हो जाता है। खुशी में होने के बाद पुन्नू लाल अपनी पत्नी सरिता से काफ़ी खुश रहना लगता है। उसके मुताबिक उसके खर्चे भी देना शुरू कर देता है। खर्चे भी चलने लगते। सरिता भी अपने पति से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन जब
इधर पुन्नूलाल को लगने लगता है कि हमारे घर रहने से हमारे परिवार में काफ़ी खटास होने लगा है, तो अपनी पत्नी को साथ लेता है। सरिता को साथ लेने के बाद अपने उसी खेत में जाता है जहाँ किसान के खेत बटे पे रखा था। उसी खेत में एक झोपड़ी डाल रखा होता, उसी झोपड़े में ले जाकर अपनी पत्नी अपने बेटे को रख देता है। जब भी मौका मिलता अपने झोपड़े में आता, अपने परिवार के साथ समय बिताता। वक्त गुजरने लगता है, लेकिन सुबह के टाइम पुन्नूलाल खेतों में निकल जाता तो शाम को वापस आ जाता, लेकिन काफ़ी थका हारा आता। और जब भी आता अपने चारपाई पर अपनी पत्नी के साथ जल्द ही सो जाता, जिसकी वजह से इधर सरिता जो है अपने पति से शारीरिक सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित हो जाती है। और इसी वंचित की वजह से सरिता के मन में काफ़ी खटास हो जाता है। और इसी को लेकर इसके जो भी झगड़े तकरार भी होने लगते हैं। और झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है यह शारीरिक को लेकर होते हैं, लेकिन यहाँ चलना भी शुरू हो जाता है। इनके बीच कभी रहता तो कभी ना रहता। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, लेकिन ठीक 1 साल पहले जो था हम जहाँ पर पुन्नूलाल खेती करता था उसी बगल जो होता है एक नया किसान आ जाता है, जिसका नाम होता तुलसीराम। तुलसीराम जो था उस समय वह भी खेत बटाई पे ले रखता है। वह भी आता अपना झोपड़ी वहीं पर डाल देता है, लेकिन अपने खेत को आगे बढ़ाने के लिए पुन्नूलाल से मुलाकात करता है, ताकि पुन्नूलाल से कुछ मदद लिया जा सके कि आखिर सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं। पुन्नूलाल से इसीलिए जाकर अब इधर तुलसीराम दोस्ती बना लेता है। दोस्ती बनाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अगर बाज़ार भी जाते तो साथ जाते थे, आया जाया भी करते थे। लेकिन पुन्नूलाल जो होता है इधर जब भी तुलसीराम के झोपड़ी में आता तो उसके साथ बैठकर आराम से खाना भी खाता और पैक भी लगाता। धीरे धीरे सिलसिला जो होता आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन पुन्नूलाल तुलसीराम के पास जाता है, कहने लग जाता कि दोस्त इससे बढ़िया तो हमारी पत्नी खाना बनाती है, सरिता खाना बनाती है। वह बात जैसे तुलसीराम सुनता, सुनने के बाद कहने लग जाता ठीक है, कल से तुम्हारी पत्नी सविता ही यह खाना बनाएगी। यह बात जैसे पुन्नूलाल सुनता तुरंत हामी भर लेता। दूसरे दिन का वक्त होता है, इधर जो होता है बाजार जाता है। तुलसीराम बाजार जाने के बाद वहाँ कुछ मीठे लेता है और पन्नी में ले आता है। ले आने के बाद जैसे झोपड़ी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सरिता जो होती है झोपड़ी में जाता है। और झोपड़ी में जैसे ही कदम रखता है तो देखता है सविता जो होती है एक चारपाई, उसी चारपाई पर एक लगभग पल्लू सहित आधी अर्धावस्था में पड़ी होती है। इधर तुलसीराम का जैसे नज़र अब सविता के ऊपर पड़ता है तो उसकी नीयत उसी समय डूब सा जाता है, क्योंकि देखने में काफ़ी सविता हठपुट भी होती है। इधर नज़र अपना टिकाए हुए ही खड़ा रहता है, लेकिन सविता की नज़र जैसे इधर तुलसीराम के ऊपर पहुँचते तुलसीराम को देखते ही वहीं सविता खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद तुलसीराम से कहने लग जाती, बताइए क्या बात है। तुलसीराम कहने लग जाता है, सविता से हमने तुम्हारे पति से तुम्हारी खूब तारीफ़ सुनी है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यह बात सुनकर सविता के मन में खुशियाँ उछाल मारना शुरू हो जाती हैं। वह मेरी पन्नी जो होता है तुलसीराम सविता को पकड़ा देता है और उसे बोल देता लेकर तुम बनाओ, हम शाम के साथ तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे ही झोपड़ी में पार्टी रखेंगे। यह बात सविता भी सुनने के बाद पूरी पकवान बना लेते। शाम के टाइम जैसे ही होता तो उसी भी तुलसीराम और साथ में पुन्नूलाल दोनों मिलकर पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय तुलसीराम की जो नज़र होती है वह जाकर सविता के ऊपर टिकी रहती है, क्योंकि सविता की खूबसूरती देखकर उधर तुलसीराम दीवाना हुआ पड़ा रहता है। लेकिन इधर सविता के भी अपनी कुछ मजबूरी होती है, क्योंकि आए दिन उसका जो पति होता है थका हारा अपनी ज़िंदगी से रात में सो जाता है, जिसकी वजह से सविता का जो है सुख होता है काफ़ी वंचित सा रह जाता है। अब इसी फिराक में सविता भी लग जाती है कि आखिर इससे अच्छा हठपुट नौजवान लड़का नहीं मिल सकता। अब आए दिन जो होता है इधर सविता भी तुलसीराम के इंतजार अपने मन में करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता तो तुलसीराम जो होता है कैसे न तैसे मिलने के लिए बहाना कर लेता और तुलसीराम के साथ ही तुलसीराम झोपड़ी में आ जाता। और जब भी आता साथ में पुन्नूलाल होता, दोनों वहीं पर पार्टी करते। उसकी नज़र हर वक्त सविता को पट्टी की रहती है। अब यह सिलसिला झाँकने और ताकने का सिलसिला चलता रहता है। तभी एक दिन तुलसीराम झोपड़ी में घुसता, देखता कि उस समय उसका जो पति है पुन्नूलाल तो नहीं है, वह मौके पर बाजार गया हुआ है। तुलसीराम अंदर जाता, उसकी पत्नी वहीं होती है और वहीं पर उसकी पत्नी से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता। तुरंत ही तुलसीराम सविता के सामने अपने दिल की बात रख देता। यह बात जैसे सविता सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान सी दौड़ पड़ती है। तुलसीराम भांप जाता कि आखिर अब जो थी हमारी पूरी तरह से सविता भी आकर्षित हो चुकी है। अपनी मन की बात रखते ही सविता तुरंत उसकी बात मान लेती, कहने लग जाती कि ठीक है, आज तुम चले जाओ, हमारा पति आने वाला है, कल हम तुम्हें फ़ोन करके अपने झोपड़ी में ज़रूर बुला लेंगे। अब यह बात जैसे इधर तुलसीराम सुनता है तो खुशियों से वही उछल पड़ता है, वहाँ से चला आता है। पूरी रात कैसे न तैसे तुलसीराम का करता है। सुबह का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है। जैसे दोपहर का टाइम होता है उसी बीच तुलसीराम का मोबाइल नंबर का घंटी बजता है। मोबाइल को उठाता है तो उसी में सविता की आवाज़ होता है, काफ़ी कराने वाली आवाज़ होती है। तो वह सुनता है, तुरंत ही
उसके बताए हुए उसी झोपड़ी में पहुंच जाता है। देखता है कि झोपड़ी में उस समय सविता अकेली होती है, जो एक बाल संवार रही होती है। तुरंत ही सविता इधर तुलसी राम को देखती है तो उसका हाथ पकड़कर अपने उसी चारपाई पर उसके साथ मिलकर संबंध बना देती है। लेकिन संबंध का जो तृप्ति होता है, सविता को काफ़ी ज़्यादा एहसास हो चुका होता है। उस समय अपने पति के प्यार को दरकिनार कर देती है। उसका जो अपना बच्चा होता है वहीं 1.5 साल का सो भी रहा होता है। जब सो रहा होता है इधर अपना दोनों हसरतें पूरी कर लेते हैं। हसरतें पूरी करने के बाद सविता इधर तुलसी राम से कह देती है कि आज के बाद तुम ही हमारे पति हो, हम तुमको अपनी पूरा जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, जब हमारा पति नहीं रहेगा, तुमको फ़ोन करके अपने इसी झोपड़ी में बुला लेंगे। तुलसी राम सुनने के बाद अपने घर चला जाता है। इधर सविता का जो पति होता है पुन्नू लाल, जैसे ही अपने खेतों में जाता तो मौका देखने के बाद सविता तुरंत ही तुलसी राम के पास फ़ोन करते। तुलसी राम चोरी छुपे आकर उसी झोपड़े में घुस जाता, संबंध बनाकर चला जाता। यही सिलसिला बार बार चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इनके जो होते प्रेम संबंध के जो चर्चे होते पूरी तरह से गांव में फैल जाते हैं। और जब फैल जाते हैं इसकी खबर जाकर कैसे ना तैसे चलकर पुन्नू लाल को लग जाता है। लेकिन पुन्नू लाल जो था अपने दोस्त के इस चाल चलन पर विश्वास नहीं करता। तभी एक दिन वह पुन्नू लाल मौके पर बाजार गया हुआ था। इधर जैसे बाजार जाता है तो ज्योति सविता अपने आशिक तुलसी राम को फ़ोन करके अपनी झोपड़ी में बुला लेते हैं। दोनों एक होते लगते। उसी बीच पुन्नू लाल धमक जाता है। झोपड़ी का दरवाज़ा खुला होता है और दोनों को अंदर देखता है। लेकिन उस समय तुलसी राम चारपाई में बैठा होता है। तो एक बार उसके मन में शंका होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। तो उस समय अपनी पत्नी से पूछ बैठता कि आखिर क्या था। वहाँ पर सविता होती, कहने लग जाती कुछ नहीं था, बस बैठे थे, कुछ अपना हाल चाल पूछ रहे थे। यह बात सुनता लेकिन उसको अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं होता। वहाँ से तुलसी राम कहकर चला जाता, हम कुछ इससे पूछने आए थे, खेती के बारे में हम जा रहे हैं। वहाँ से चला जाता। लेकिन इधर पुन्नू लाल के मन में काफ़ी शंकाएं जन्म ले लेती है। अपनी पत्नी से बार बार पट्टा लगाकर बैठ जाता है, ज़रूर वह कुछ तुम्हारे साथ करके गया है। लेकिन वह अपने पत्नी को अपनी बातों में उलझा लेती है। इधर जो होता है पुन्नू लाल तो मान जाता है, लेकिन उसके मन में शंकाएं जन्म लेती है। हर वक्त फिराक में रहता है कि आखिर यह शंकाएं हमारी कब दूर होगी। तभी एक दिन वह बाजार जाता है। लेकिन बाजार जाता उस समय बहाना मारकर वापस आ जाता है। झोपड़ी के करीब जाता है तो उसके अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह आवाज़ किसी और का नहीं होता, वह आवाज़ होता तुलसी राम और उसकी पत्नी सविता का। आवाज़ सुनने के बाद झोपड़ी खोल के देखता है तो देखता जैसे ही उसके सामने उसी की जो पत्नी होती है सविता और साथ में तुलसी राम दोनों हम बिस्तर पड़े होते हैं। सविता की नज़र अपने पति के ऊपर पहुंचता है। पुन्नू राम को देखते तुरंत उठ खड़ी होती है। उधर जो होता है तुलसी राम फरार हो जाता है। और जब फरार हो जाता है इधर अपनी पत्नी का पुन्नू लाल पिटाई कर देता है, काफ़ी बुरी तरह पिटाई करने लग जाता। आज के बाद तुमका उससे मिलना बंद है। यह बात सुनने के बाद अपने पति का पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांग लेती है। अब उसी दिन से इधर जो होता है सविता तुलसी राम से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन तुलसी राम को रहा नहीं जाता, हर बार कैसे न तैसे बहाना मारकर चोरी छुपे मिलने के लिए उतावला भी रहता है। लेकिन जब भी सविता के पास आता है सविता उसे तुरंत ही रिश्ता रखने के लिए इनकार कर जाती है। इधर तुलसी राम काफ़ी इस तरह प्यार में पागल हो चुका था कि सविता को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन सविता के पास पहुँचता उसे कहने लग जाता, अगर तुम हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो इसकी चर्चे पूरे गांव में जाकर हम कर देंगे। यह बात सविता सुनती काफ़ी अचंभा सा रह जाती है। लेकिन तब भी उसको मना कर दिया, तुम्हें हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना। वहाँ से चला जाता है। और जब सविता जान पाती है कि अब हमारा पीछा जो होता है तुलसी राम नहीं छोड़ने वाला, तो आज समय सोच लेती है इससे कैसे ना कैसे हमें पीछा छुड़वाना पड़ेगा। और उसी समय एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है 8 जनवरी 2024 को अपने मायके साई खेड़ा पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद अपने भाई हल्के आदिवासी को सारी बात बता देती, कहने लग जाती है कि हमारे पति हमारे खिलाफ़ हो गए हैं। और उसी व्यक्ति की तरह जब यह बात उधर हल्के आदिवासी सुनने के बाद अपने बहन की बात को अपने दिल में समा लेता है और तुरंत ही अपने बहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि तुलसी राम को हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन के रास्ते से हटाने के लिए फैसला ले पड़ता है। और इसी फैसले के तहत जो होता है इधर 11 जनवरी 2024 का दिन होता है। वही लगभग शाम का टाइम होता है। अब शाम के टाइम में सविता अपने गांव पिंडी पहुंचने के बाद तुरंत ही वहां से फ़ोन कर देती है। तुलसी राम के पास करने लग जाती है कि आज हम तुमसे मिलना चाहते हैं और मिलने का नया ठिकाना हम तुमको बता रहे हैं। और वहाँ उसी समय सविता जो थी तुलसी राम को बताना शुरू कर देती, कहने लग गाँव के करीब मोतिहार जंगल है, उसी जंगल में तुम आ जाओ क्योंकि वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यह बात तुलसी राम सुनने के बाद खुशी और चल पड़ता हुआ समझ देता है कि आज हम पकड़े नहीं जाएंगे, अपने हसरतें पूरी तरह से पूरी कर लेंगे। सुनने के बाद तुलसी राम फ़ोन काट देता है और समय का इंतजार करता है। लेकिन जैसे 2 घंटे वक्त बीतता है तो इधर सविता उसी जंगल में पहुंच जाती है और उसी के बगल उसका जो भाई होता है हल्के आदिवासी उसी जंगल में छिपा होता है।
लेकिन इधर सविता वहीं खड़ी होती है। कुछ वक्त बाद वहाँ पर तुलसीराम पहुँचता, सविता को अकेला पाकर काफ़ी खुश हो जाता। वह तुरंत ही जाता, उसके गले में हार डाल देता है। लेकिन जैसे हार डालता, उधर सविता अपने भाई हल्के आदिवासी को इशारा कर देती है। हल्के इशारा पाता तुरंत ही पीछे से जाकर तुलसीराम को पकड़ लेता। पकड़ने के बाद उसके शरीर में एक तेजधार हथियार से वार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहीं ज़मीन पर लहूलुहान अवस्था में गिर जाता है। और वहाँ से अब इधर सविता भारी भरकम पत्थर उठाती है। पत्थर उठाने को ज़्यादा चेहरा आता है बुरी तरह से बिगाड़ सा देते हैं। वह समझ जाती है कि तुलसीराम इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और उसके बॉडी को तुरंत ही दोनों उठाते हैं। उठाने के बाद ले जाते उसी पिंड गांव के करीब जो तालाब होता है, उसी तालाब में एक बोरी लेते हैं। बोरी लेने के बाद उसी बोरी में काफ़ी सारे पत्थर भर देते हैं और उसके जो होता है गले में रस्सी बांध देते हैं ताकि तुलसीराम का बॉडी ऊपर ना आ सके। और उसी बोरी सहित, उसी पत्थर सहित तुलसीराम का बॉडी होता है उसी तालाब में डंप कर देते हैं, अपने घर चले आते हैं। लेकिन सुबह का जो टाइम होता है, सुबह के टाइम वह बॉडी अपने आप फूल के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद तुलसीराम का बॉडी सबके सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद पुलिस जो टीम होती है इधर अब सविता और साथ में हल्के आदिवासी दोनों को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाती है, वहाँ की ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके रखें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।